हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। फ्रेंड्स, यह वीडियो बीए ऑनर्स संस्कृत थर्ड ईयर मुंडक उपनिषद इस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें एक प्रश्न जो है 8 से 10 मार्क्स का बार बार आता ही आता है। प्रश्न है, मुंडक उपनिषद के नामकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, मुंडकोपनिषद के नामकरण पर एक टिप्पणी। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार आता रहता है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको समझते हैं। मुंडकोपनिषद। फ्रेंड्स, आपको मुंडकोपनिषद का अर्थ समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उपनिषद किसे कहते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है कि किसी गुरु के पास या गुरु के समीप जाकर रहस्य ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुंडकोपनिषद के नामकरण से संबंधित कुछ सामान्य बिंदु हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। पहला है, मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की उपनिषद है। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि सभी उपनिषदें, जितनी भी उपनिषद हैं, वो किसी ना किसी वेद से ही ली जाती हैं। ठीक है, तो जो मुंडकोपनिषद है वो अथर्ववेद की उपनिषद मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इस उपनिषद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये जो उपनिषद है इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, थ्री पार्ट्स है इसके, और इसके भागों को अध्याय के स्थान पर मुंडक कहा गया है। फ्रेंड, जैसे आपको पता होगा अध्याय यानी कि चैप्टर, तो जो चैप्टर होते हैं उनको यहाँ चैप्टर ना कहकर मुंडक कहा गया, यानी मुंडक का नाम दिया गया। जो इसमें चैप्टर है वो मुंडक के नाम से हैं, और जो प्रत्येक मुंडक है उसके 2 खंड हैं। इस तरह से मुंडकोपनिषद में कुल 6 खंड तथा 64 मंत्र हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो श्लोक होते हैं ये उपनिषद या वेदों में, तो इनको मंत्र कहते हैं, श्लोक नहीं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं उनको? मंत्र। तो यहाँ पर मुंडकोपनिषद में कुल 64 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में यस और नो लिखें, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम्स को लेकर कितना सीरियस हैं, और हम फ्यूचर में आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फ्रेंड्स, मुंडकोपनिषद के नामकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अब इनको समझ लेते हैं। तो पहला बिंदु है, मुंडक शब्द मुंड यानी मूंडना धातु से बना है। अर्थात जो मुंडक शब्द में जो धातु है वो मुंड धातु है, यानी मूंडना। फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने सर के बाल कटवाते हैं, या फिर सारे बाल जब कट जाते हैं हमारे, हटवा देते हैं, गंजे हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं मुंडन। ठीक है, मुंडन या मूंडना। ठीक है, तो ये इसी से ही बना है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद कुछ विद्वानों के अनुसार मुंडक शब्द का अर्थ मूंडने वाला शुर बताया गया है। मूंडने वाला शुर, फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया, मूंडने वाला शुर यानी क्या? शुर क्या होता है? छुरिका, चाकू, या फिर छुरी, या फिर जो आजकल नाई जिससे बाल काटते हैं उसको बोलते हैं उस्तरा। ठीक है, तो मुंडक शब्द का अर्थ क्या माना गया? उस्तरा या फिर छुरिका। एक अन्य उपनिषद का नाम छुरिका है, जिसमें उपनिषद को अविद्या या अज्ञान को काट डालने वाला साधन बताया गया है। फ्रेंड्स, एक और उपनिषद ऐसा हमें प्राप्त होता है कि कोई उपनिषद है जिसका नाम छुरिका रहा होगा, जिसमें उपनिषद को अविद्या या अज्ञान को काट डालने का साधन बताया गया। अर्थात जो उपनिषद है वो अच्छा ज्ञान कराने के बाद, यानी हमें ज्ञान की प्राप्ति कराने के बाद जो अज्ञान होता है उसको नष्ट कर देती है, इसलिए इसको छुरिका कहा जाता है। फ्रेंड्स, कुछ विद्वानों के अनुसार मुंडक शब्द में क प्रत्यय, अर्थात मुंडक शब्द में अंतिम अक्षर क्या है? क। तो उनके अनुसार मुंडक का अर्थ मुंड या मुंडा हुआ या फिर सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी कैसे होते हैं? जो साधु संत होते हैं वो अपना सिर मुंडवा कर रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि उनके सर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है, तो उनको भी मुंड या मुंडक कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक अन्य मत के अनुसार मुंडक का अर्थ है शिर, और ब्रह्म सबका मस्तक या शिराभूत है। मतलब कि मुंडक शब्द का अर्थ हम सिर, जो सिर होता है हमारा सिर, इसको भी मुंडक कहा जाता है, और जो हमारा मस्तक होता है, जो मुख का आगे का भाग होता है, उसको ब्रह्म
यानी मस्तक कहा गया है, जो शिराभूत है। फ्रेंड्स यहाँ पर सन्यासी की बात आई है, तो जैसा कि आपको पता होगा जो हमारे प्राचीन आश्रम व्यवस्था उसमें जो चौथा आश्रम है वो है सन्यास आश्रम। इसमें फ्रेंड्स बताया गया है कि जो सन्यासी लोग होते हैं वो अपना सिर मुंडवाकर और काशाय यानी जो साधु संतों वाले कपड़े पहनकर और हाथ में कमंडल लेकर क्या करते हैं, वनों में सन्यास के लिए चले जाते हैं, वहाँ विचरण करते हैं। तो फ्रेंड इससे हम ये भी मान सकते हैं कि उस समय यह प्रचलित रहा होगा, इसलिए इसका नाम भी मुंडकोपनिषद रखा गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से मुंडकोपनिषद का अर्थ हुआ सन्यासियों का उपनिषद यानी मुंडकोपनिषद। तो फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स आगे हैं जो हैं, नारायण आदि टीकाकारों के अनुसार अथर्ववेद की उपनिषदों में मुंडभूत या मूर्धन्य होने से इसका नाम मुंडकोपनिषद पड़ा है। अर्थात कुछ टीका ग्रंथ होते हैं जो उनके भाषानुवाद होते हैं या फिर अन्य जो सरल भाषा में लिखे जाने वाले ग्रंथ होते हैं उनको टीका कहा जाता है। तो जो नारायण आदि की टीकाएं हैं उसमें अथर्ववेद की उपनिषदों में मुंडभूत यानी मूर्धन्य जो मुख का जो भाग होता है उसके नाम से इसका नाम मुंडकोपनिषद पड़ा है। फ्रेंड्स पिछले एक पॉइंट्स में हमने मुंडकोपनिषद को सन्यासियों का उपनिषद बताया था, जिसमें सन्यासियों के बारे में बात की थी। तो फ्रेंड्स मुंडकोपनिषद में जो हमारे मुंडक हैं उसमें कुछ मंत्र मिलते हैं। फ्रेंड्स पिछले हमने कुछ पॉइंट्स में मुंडकोपनिषद को सन्यासियों का उपनिषद कहा है, तो उसमें सन्यासियों की बात की गई थी। मुंडकोपनिषद में सन्यासियों से संबंधित कुछ मंत्र मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम इनको एग्जाम में लिखते हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स जो मंत्र हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तपसो वाप्य लिंगात। यह तीसरे मुंडक के द्वितीय खंड के चौथा मंत्र है। दूसरा है संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वाः। अर्थात इसमें क्या है कि जो तीसरा इसमें जो मुंडक है उसका द्वितीय खंड का छठा श्लोक है जिसमें सन्यासियों का उपनिषद के विषय में चर्चा की गई है। फ्रेंड्स अब हम थोड़ा एग्ज़ाम में जो हमें ध्यान रखने जो वाली बातें होती हैं उनको जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें हमारा एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स पहली जो इसमें बात है वो है टिप्पणी वाले प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 पेज में जरूर लिखें। जो ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमने डिस्कस करा तो उनको कम से कम 3 या 4 पेज में जरूर लिखना चाहिए। उसके बाद विषय वस्तु के साथ उससे संबंधित सूक्ति श्लोक अथवा मंत्र का उल्लेख अवश्य करें। फ्रेंड जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट में बताया कि जो हम मुंडकोपनिषद के नामकरण की बात कर रहे हैं तो उसमें जो ये अभी मंत्र आया था सन्यासियों से संबंधित, तो ऐसे अन्य जो श्लोक होते हैं हमारे मंत्र होते हैं उनको या कोटेशन जो सूक्ति हम बोलते हैं उसको जरूर लिखना चाहिए। इससे फ्रेंड्स क्या होता है हमारे जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि हमें कम से कम 10 में से 8 या 9 मार्क्स तो ईजिली मिल ही जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स टिप्पणी वाले प्रश्नों के उत्तर को 5-5 लाइन के अनुच्छेदों सहित पॉइंट डालकर लिखें। कि फ्रेंड्स जो हम टिप्पणी लिख रहे हैं उसको 5-5 लाइनों का एक पैराग्राफ होता है वैसे बना करके पॉइंट डालकर लिखें, नंबर वाइज नहीं, पॉइंट डालकर, डॉट डालकर हम वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को 15-20 मिनट से अधिक समय ना दें। फ्रेंड्स अगर आपके पेपर में ये टिप्पणी वाले प्रश्न आ जाते हैं तो इसको आपको 15 से 20 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स जो इसमें मुख्य बिंदु होते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं उनको काले पेन से हाईलाइट जरूर करें ताकि जो एग्ज़ाम चेक करने वाले जो टीचर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो आपके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उनको ईजिली देख सके, समझ सके और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। फ्रेंड्स इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए मैं आपके लिए एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ जो बुक का नाम है मुंडकोपनिषद। इसके राइटर हैं जियालाल कंबोज। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनके ये एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।